विज्ञान के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो विवादों में घिर जाते हैं और कुछ समय के साथ भुला दिए जाते हैं। रोजलिंड फ्रैंकलिन की कहानी में सच कहूं तो दोनों ही बातें हैं। एक ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक जिन्हें अक्सर बस एक अधूरी पहेली का टुकड़ा मान लिया जाता है। और सच भी है, ज्यादातर लोग उन्हें बस इसी तरह जानते हैं। लेकिन क्या उनकी पूरी पहचान, उनकी पूरी विरासत सिर्फ उस एक खोज पर टिकी है जिसका क्रेडिट उन्हें कभी मिला ही नहीं? आज ना चलिए उनके पूरे सफर को देखते हैं परत दर परत और समझते हैं कि सच्चाई क्या है। तो उनकी कहानी डीएनए से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि ये कहानी शुरू होती है कोयले की धूल और कार्बन की पेचीदा दुनिया से। एक ऐसी जगह जहां एक असाधारण वैज्ञानिक की नींव रखी जा रही थी। देखिए, ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और पूरी दुनिया उथल-पुथल थी। उस वक्त फ्रैंकलिन कोयले के रहस्यों को सुलझाने में जुटी थीं। ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था, बल्कि ये रिसर्च वॉर एफर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी थी। और फिर जंग खत्म होने के बाद वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पेरिस चली गईं। और बस यहीं से एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की दुनिया में उनका असली सफ़र शुरू हुआ। पेरिस में उन्होंने जो खोज की वो सच में गेम चेंजर थी। उन्होंने ये पता लगाया कि अरे, सारा कार्बन एक जैसा नहीं होता। कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिन्हें आप गर्म करें तो वो ग्रेफाइट की तरह चिकनी परतों में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ दूसरे कार्बन अपनी जटिल 3D बनावट को बनाए रखते हैं और इसी वजह से वो कमाल के मजबूत होते हैं। अब ये सिर्फ कोई किताबी खोज नहीं थी, नहीं, इसी खोज ने आज के कार्बन फाइबर और यहां तक कि सेफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की नींव रखी। तो साल था 1951 और वो लंदन के किंग्स कॉलेज आ गईं। अब यहाँ उनकी जो जबरदस्त एक्सपर्टाइज थी ना, उसे उस दौर की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने में लगा दिया गया। और वो पहेली थी डीएनए की बनावट। किंग्स कॉलेज में आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात पता लगाई। उन्होंने देखा कि डीएनए दरअसल दो अलग-अलग शक्लों में मौजूद है। एक जिसे उन्होंने कहा ड्राई या ए फॉर्म, और दूसरा वेट या बी फॉर्म। अब ये बहुत बहुत जरूरी बात थी जिसे बाकी रिसर्चर्स ने नोटिस ही नहीं किया था। और डीएनए की सही बनावट को समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी था। उनके साथ काम करने वाले एक साइंटिस्ट जेडी बर्नाल ने कहा था, उनकी तस्वीरें किसी भी पदार्थ की ली गई सबसे खूबसूरत एक्सरे तस्वीरों में से थीं। मतलब उनकी तस्वीरें सिर्फ डेटा नहीं थी, वो अपने आप में एक आर्ट थीं। और यही कमाल की स्किल उन्हें उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तक ले जाने वाली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है। वो एक पल, वो एक तस्वीर जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, मई 1952 में पूरे 62 घंटे के लंबे एक्सपोजर के बाद उन्होंने ये ऐतिहासिक तस्वीर खींची। ये तस्वीर उनके सब्र, उनकी मेहनत और उनके टैलेंट का एक जीता जागता सबूत थी। तो इस एक अकेली तस्वीर में क्या था? इसमें जिंदगी का पूरा मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट छिपा था। देखिए, ये जो बीच में एक्स जैसा निशान दिख रहा है ना, इसने ये तो पक्का कर दिया कि डीएनए की बनावट घुमावदार है, एक हेलिक्स है। लेकिन फ्रैंकलिन यही नहीं रुकी। उन्होंने हर मोड़ की लंबाई नापी, हर बेस के बीच की दूरी पता की, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि जो फॉस्फेट की रीढ़ की हड्डी है वो बाहर की तरफ है, जो पूरे स्ट्रक्चर को थामे हुए है। और यहीं पर कहानी में वो विवादित मोड़ आता है। फ्रैंकलिन को बताए बिना, उनकी इजाजत के बिना, उनके ही एक साथी मॉरिस विल्किंस ने यह बेशकीमती तस्वीर जेम्स वॉटसन को दिखा दी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने कैम्ब्रिज की टीम को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि रोसैलिंड फ्रैंकलिन की कहानी डीएनए पर खत्म हो जाती है, तो वो गलत है। सच तो ये है कि ये उनके वैज्ञानिक सफर का सिर्फ एक चैप्टर था। किंग्स कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने एक बिल्कुल नए फील्ड में ऐसा काम किया जो अपने आप में एक मिसाल है। बर्कबे कॉलेज में उन्होंने अपना पूरा ध्यान टोबैको मोज़ेक वायरस या टीएमवी पर लगाया। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा वायरस था, और इसी वजह से ये वायरस की बनावट के रहस्यों को समझने के लिए एक परफेक्ट मॉडल था। और इस फील्ड में भी उनकी खोजें किसी क्रांति से कम नहीं थीं। सबसे पहले तो उन्होंने ये साबित किया कि टीएमवी वायरस अंदर से खोखला है, ठोस नहीं। फिर उन्होंने ये दिखाया कि जो आरएनए है वो प्रोटीन हेलिक्स के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और उन्होंने ये भी पता लगाया कि सारे वायरस पार्टिकल्स एक ही साइज के होते हैं। ये सिर्फ एक वायरस की कहानी नहीं थी। इस काम ने असल में स्ट्रक्चरल वायरोलॉजी नाम की एक पूरी नई फील्ड की नींव रखी। आज हम पोलियो से लेकर कोविड-19 तक के वायरस को इसी वजह से समझ पाते हैं।
और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ओवेरियन कैंसर से लड़ने के दौरान भी अपनी जिंदगी के आखिरी 2 सालों में उन्होंने 17 साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए। 17। ये उनके जबरदस्त हौसले और साइंस के लिए उनके जुनून को दिखाता है। साल 1958 में सिर्फ 37 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारे चारों ओर, जमीन से लेकर आसमान तक। आज उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। किंग्स कॉलेज में तो फ्रैंकलिन विल्किंस बिल्डिंग भी है। सोचिए, एक एस्ट्रॉइड का नाम उनके नाम पर है, एक सिक्का उनके सम्मान में बनाया गया है। और तो और, मंगल ग्रह पर जीवन के निशान खोजने वाले रोवर का नाम भी रोज़लिंड फ्रैंकलिन ही है। ये सम्मान बताते हैं कि उनका काम कितना बड़ा था। तो आखिर में, अगर हम उनकी कहानी को सिर्फ डीएनए के नज़रिए से देखें, तो ये उनकी विरासत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कार्बन साइंस और वायरोलॉजी में उनका योगदान उतना ही, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं जानी चाहिए, उन्होंने विज्ञान के कई मैदानों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। रोज़लिंड फ्रैंकलिन की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। विज्ञान में असली पहचान क्या है? क्या वो अवार्ड्स और उस वक्त की शोहरत है, या फिर वो ज्ञान है जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करता है? मुझे लगता है उनकी विरासत इस सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है।